नमस्कार बच्चों। अ, आज का अपना जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला, चित्र कला और उसके पश्चात संगीत से संबंधित बातें कर लेंगे और उसके पश्चात साहित्य से संबंधित बातें कर लेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में मुगल काल की स्थापना है। मुगल काल की स्थापना 1526 में हुई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हरा दिया? बाबर ने। और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर भारत में 1526 से 1530 4 साल शासन किया था, जिसके दौरान बाबर ने एक तो युद्ध लड़ा था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है बयाना का युद्ध। एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है खानवा का युद्ध। एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। तो स्थापत्य कला से पहले मैं थोड़ा सा इसका स्थापना करवा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें शासकों के बारे में बता देता हूँ कि किन क्विज के बाद में कौन गद्दी पर बैठा था। बाबर से संबंधित ये 4 एक युद्ध याद रखने हैं आपको कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा जाता है और कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है। उसके पश्चात 2 नंबर पर बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की सेना विजयी हुई। उसके बाद में खानवा का युद्ध 16-17 मार्च 1527, जिसमें राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है और बाबर का विधिवत रूप से क्या है यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी बाबर के सामने, वो कौन थी? राणा सांगा ही थी। ठीक है, फिर राणा सांगा की 1528 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और चंदेरी का युद्ध है 1528 में है। राणा सांगा और मालवा के सुल्तानों का निर्माता मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जीतता था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध है अफगान महमूद लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है और 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठता है उसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं एक योग्य पिता की योग्य संतान नहीं थी, आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं 1539 चौसा और 1540 कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाता है और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है, जिसका नाम क्या है? सूरवंश। शेरशाह सूरी 1540 से 45 के मध्य शासन करता है। कुछ चीजें पकड़ लेनी है आपको, मैं बोलता जा रहा हूँ। 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी में आपको ध्यान में रखना है, एक तो महत्वपूर्ण युद्ध आता है आपके, जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था पता है क्या? 5 जनवरी 1544 में जेतरण में पाली के आसपास ऐसा है। गिरी सुमेल 5 जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें मालदेव के सेनापति जेता और कोपा लड़ते हुए मारे जाते हैं और शेरशाह सूरी विजय प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर अभियान के दौरान बारूद में आग लगने की वजह से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका बेटा इस्लाम शासूर और सिकंदर शासूर उसी समय वापस हुमायूं यहाँ पर अटैक करता है और सर हिंद और 5 नवंबर 1555 मछुआरा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात वो क्या है कि वापस गद्दी पर बैठता है। वापस गद्दी पर बैठने के पश्चात 6 महीने बाद में ही 6 महीने के लगभग ही 3 महीने 6 महीने के लगभग ही हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दीनपना नगर की सीढ़ियों से गिरने के कारण, दीनपना नगर की सीढ़ियों के कारण, जो पुस्तकालय है दीनपना नगर में, उसकी सीढ़ियों के गिरने के कारण इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में ही लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गई। हुमायूं के पश्चात उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम क्या था? अकबर। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। 14 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में, और उसके पश्चात 15 अक्टूबर और 14 फरवरी के लगभग ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, डेट इसकी 14 फरवरी है।
तो ये गद्दी पर बैठता है 14 फरवरी 1556 को। ठीक है, 1556 में कालनौर पंजाब में इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात 4 साल तक बैरम खान के निर्देशन में कार्य करता है। 2 साल तक 60 से 62 पेटीकोट सरकार महाम अनका के शासनकाल में कार्य करता है। उसके बाद स्वतंत्र शासन कार्य प्रारंभ शुरू कर देता है। और शासन कार्य में इसके साथ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो राजस्थान के इतिहास में आपने पढ़ी होगी, 1562 ईस्वी में बहारमल के साथ वैवाहिक संबंध और अधीनता स्वीकार, बहारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की। उसके बाद में 1567-68 में ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उस समय वहाँ के शासक थे जिनका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह के सेनापति हैं वो लड़ते हुए मारे जाते हैं। जयमल और फतेह और चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करता है। नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश राजा है वो क्या कर लेते हैं, अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और वहां पे एक तालाब का निर्माण करवाता है जिसका नाम क्या है, सुकरे तालाब। ठीक है, अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के राजा राय सिंह और राय सिंह के पुत्र कल्याणमल थे, उन्होंने क्या है अधीनता स्वीकार कर ली थी। और 1569 में रणथंभौर के शासक सुरजन राय हाड़ा भी हार जाता है, वो भी अधीनता स्वीकार कर लेता है। उधर मारवाड़ से कौन है, मारवाड़ से राम और उदय सिंह भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान का भूला बिसरा शासक और मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी चंद्रसेन इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर बात। उसके पश्चात इसकी 1605 में मृत्यु हो जाती है अकबर की। मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठता है, जहांगीर। जहांगीर में राजस्थान से संबंधित एक बात आती है उसकी 1615 की संधि। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां गद्दी पर बैठता है, और शाहजहां के पश्चात उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। तो ये तो थोड़ी सी मैंने प्रारंभिक घटनाओं से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें की है। अब है बात करते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला। मुगलकालीन स्थापत्य है वो इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ था। वही दिल्ली सल्तनत में इंडो इस्लामिक शैली थी, यहाँ पे भी इंडो इस्लामिक शैली का ही विकास हुआ है। यहाँ पे अलग अलग शासकों के समय अलग अलग इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहली बात करते हैं किसके समय, बाबर के समय। देखो, बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला भारत में स्थापत्य कला के विकास में, बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि बाबर का भारत में शासन रहा था वो 4 ईयर रहा था। अभी मैंने बताया, तभी बताया पहले कि 4 ईयर शासन रहा था, ज्यादा समय नहीं मिला। फिर भी यहाँ पे इसने एक तो पानीपत हरियाणा में ईंटों की एक मस्जिद बनाई थी। पानीपत हरियाणा में ईंटों की क्या बनाई थी, मस्जिद बनाई थी। एक बाबर को बाग लगाने का शौकीन था, तो इसने आराम बाग लगाया था। कौन सा, आराम बाग। और आराम बाग कहाँ पे है, आगरा में है। बाबर ने कौन सा बाग लगाया था, आराम बाग लगाया था, जो कहाँ पे है, आगरा में। एक संभल में क्या बनाई थी, मस्जिद बनाई थी। संभल में मस्जिद बनाई थी जिसका भी विवाद चल रहा है। ठीक है, तो विवाद चल रहा है, तो संभल में मस्जिद। एक आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया था, और एक आपको याद रखना है बाबरी मस्जिद, जो भी विवाद थी बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इतनी चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। पानीपत में ईंटों की मस्जिद है, आराम बाग ठीक है, आगरा में संभल मस्जिद और आगरा की मस्जिद, ये किससे संबंधित है, बाबर से। बाबर का शासनकाल है वो 1526 से 30, 1526 से 30 के मध्य ये 5 चीजों का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया है। ये 3 मस्जिदें हैं, 4 मस्जिदें हैं, और एक आराम बाग आगरा में। ठीक है, उसके पश्चात अगली बात आती है हुमायूं से संबंधित। हुमायूं का जीवन भी यूं ही चलता रहा। हुमायूं को भी ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि 1530 से 1540 के बीच में शासन रहा, तब युद्ध करता रहा, और फिर 1555 से 1556 1 साल और रहा, 2 बार गद्दी पर बैठा। एक तो इसने दिल्ली में क्या है, दीनपना नगर बनाया था, और दिल्ली में यहाँ पे शेर मंडल का शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। किसने, शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था शेर मंडल। यहाँ पर एक पुस्तकालय था, शेर मंडल पुस्तकालय था। इसी की सीढ़ियों के गिरने से, इसकी सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो आपसे केवल इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि दीनपनाह नगर का निर्माण किसने करवाया था। दीनपनाह नगर का निर्माण है हुमायूं ने करवाया था। वहां पे शेर मंडल पुस्तकालय है, उसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और बीच में शेरशाह सूरी से बात करें तो शेरशाह सूरी में महत्वपूर्ण आता है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ पे है, सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है।
बिहार में, सासाराम बिहार में बना हुआ है, शेरशाह का मकबरा है। उसने शेरशाह सूरी ने स्वयं में अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। चारों ओर क्या है, पानी है उसके, और पानी के बीच में, झील के बीच में बना हुआ है, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी के रूप में भी बोल सकते हैं। अच्छा बना हुआ है सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ये हुमायूं से संबंधित बात हो गई। लेकिन स्थापत्य कला का सही रूप से विकास है वो किसके समय हुआ था? अकबर के समय हुआ था। स्थापत्य कला का विकास है सही रूप से किसके समय हुआ था? अकबर के समय। अकबर के समय बहुत ही शानदार शानदार इमारतें बनी जो लाल पत्थर से बनी हुई थी। किससे? लाल पत्थर से बनी इमारतें थी। लाल पत्थर से बनी इमारतों का निर्माण है वो शेरशाह सूरी। क्या क्या बना है? पहली इमारत है शेरशाह सूरी की जो है हुमायूं का मकबरा। देखो हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम थी अकबर की सौतेली माँ। अकबर की सौतेली माँ, सौतेली माँ। तो अकबर-कालीन इमारतों में पहली इमारत है जो हुमायूं का मकबरा है, और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ ने निर्माण करवाया था। किसकी देखरेख में? तो इसका वास्तुकार था वो मिर्जा गयास बेग था। वास्तुकार कौन था? मिर्जा गयास बेग था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइड में है। विशेषताएं चार बाग शैली से बना हुआ है। चार बाग, चारों ओर बाग है, चार बाग शैली से चार दीवारी में बना हुआ है। चार बाग शैली से चार दीवारी में बना हुआ है। लाल पथुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसमें भी किसका प्रयोग किया गया है? दोहरा गुंबद का, मुगल कालीन प्रथम इमारत जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, और ये ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो अपनी किसके? अकबर के समय की जो पहली इमारत है वो कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके समय हुआ? तो किसके समय हुआ? अकबर के समय हुआ। किसके समय? अकबर के समय। किसने करवाया था? अकबर की सौतेली माँ है, और सौतेली माँ का नाम है क्या है? हाजी बेगम। सौतेली माँ का क्या नाम है? हाजी बेगम। और इसके वास्तुकार याद रखना है आपको, हुमायूं के मकबरे में मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग कौन है? मिर्जा गयास बेग है। ठीक है। मुगल कालीन पहली इमारत पहली इमारत जिसमें चार बाग शैली और दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। ये चार बाग शैली और चार दीवारी के अंदर बना हुआ है। चार बाग शैली और चार दीवारी के अंदर बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे? तो कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। ये ताजमहल का पूर्वगामी, मिनी ताजमहल, ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी है। ओके, इतनी बातें याद रखनी है। ये अकबरकालीन पहली इमारत है। अकबरकालीन क्या है? पहली इमारत है। क्लियर? हुमायूं का मकबरा। उसके पश्चात नंबर 2 फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? आगरा। आगरा कहाँ पे है? यूपी में। आगरा कहाँ पे है? यूपी में। देखो अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया, और फतेहपुर सीकरी में ही कई महलों का निर्माण करवाया। अकबर के कोई पुत्र नहीं था, तो उसके पश्चात शेख सलीम चिश्ती की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था? सलीम, फिर जहांगीर कहा गया। शेख सलीम चिश्ती यहीं पर इसी टीले पर रहा करते थे। यहीं पे एक फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में मुख्य चीजें हैं। पहली चीज तो है इसका वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार है इसका बहाउद्दीन है। बहाउद्दीन इसका वास्तुकार है। यहाँ पर एक है दीवान ए आम। देखो दीवान ए आम क्या होता है? बाहर की तरफ बना हुआ है दीवान ए आम, जहाँ पे राजा जनता के सामने बैठकर न्याय किया करता था। राजा जनता के सामने बैठकर क्या किया करता था? न्याय किया करता था। दीवान ए खास है, ये राजा के जो मुगल बादशाह होते थे उनके कुछ खास लोग हैं, उनमें कुछ चर्चाएं होती थी, कुछ खास चर्चाएं होती थी, उस पर होती थी, तो वो दीवान ए खास है। इसमें एक बनी है पंचमहल। ये बौद्ध शैली से निर्मित है। प्रश्न पूछा हुआ काफी बार। 5 मिला पिरामिडाकार का है। तो फतेहपुर सीकरी की तीसरी इमारत है, उसका नाम क्या है? पंचमहल। जो पंचमहल क्यों कहा गया? 5 मंजिला है। 5 मंजिला है, और पिरामिडा आकार की बनी, पिरामिड है, मिस्र की पिरामिड उनके आकार की बनी हुई है। और आपको ध्यान में रखना है कौन सी शैली में बनी हुई है? बौद्ध शैली में बनी हुई है। तुर्की सुल्ताना की कोठी या तुर्की सुल्ताना का महल, जो फतेहपुर सीकरी का सबसे सुंदर अलंकरण किया गया, सबसे सुंदर महल है। इसीलिए पर्सी ब्राउन नाम के एक इतिहासकार थे ने स्थापत्य कला का क्या कहा गया है? रत्न कहा है। तुर्की
तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का क्या कहा है, रत्न कहा गया। एक मरियम उजमानी का महल, इसमें भित्ति चित्र मिलते हैं। बिरबल का महल जिसमें हिंदू प्रभाव दिखाई देता है, और उसके पश्चात एक जोधाबाई का महल है जो सबसे बड़ी इमारत है। जोधाबाई का महल है वो इसकी सबसे बड़ी इमारत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तुर्की सुल्ताना, मरियम उजमानी, बिरबल का महल हिंदू प्रभाव दिखाई देता है, जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है। फतेहपुर सीकरी की क्या है, सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ पर एक बनी है जामा मस्जिद, जो सर्वश्रेष्ठ इमारत है। जामा मस्जिद है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ इमारत है। एक बुलंद दरवाजा है, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, सबसे बड़ा दरवाजा। अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के पश्चात इसका निर्माण करवाया था, लगभग गुजरात विजय के पश्चात है इसका निर्माण करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बना हुआ है। ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, इसके समय लाल बलुआ पत्थर से, धौलपुर के पत्थरों से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। उसके बाद में जहांगीर ने इसमें क्या जुड़वा दिया था, तोड़वाकर संगमरमर जुड़वा दिया था, संगमरमर जुड़वा दिया था। यह एक इस्लाम खां का मकबरा है जो वर्गाकार मेहराब में है, क्या है, वर्गाकार में मेहराब में है। तो ये दूसरी इमारत है फतेहपुर सीकरी अकबरकालीन। तो पहली तो थी हुमायूं का मकबरा, उसके पश्चात आपको याद रखना है अकबरकालीन इमारतों में एक फतेहपुर सीकरी है, क्या है, फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी। तो क्या क्या याद रखना है इसमें, अभी हमने चर्चा की है इस पर। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। इसके जो वास्तुकार है, वास्तुकार है, और वास्तुकार है वो कौन है, बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन है, उद्दीन है, ठीक है। उसके पश्चात आपको ध्यान में रखना है इसमें महल हैं जो चीजें बनी हुई हैं। एक तो दीवान ए आम याद रखना है, दीवान ए आम। एक याद रखना आपको दीवान ए खास, दीवान ए खास। ये काफी जगह आएंगे, लाल किले में भी आएगा, सभी जगह आते हैं दीवान ए खास और दीवान ए खास। दीवान ए आम होता है उसमें राजा जनता के सामने बैठकर न्याय करता था। दीवान ए खास है वहां पर कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ में कुछ गुप्त बातें होती थी, वो दीवान ए खास में करता था, ठीक है। दीवान ए आम, दीवान ए खास एक पंच महल है, पंच महल है, 5 मंजिला और पिरामिड आकार का, पैसे 5 और पैसे 5, पैसे ही पिरामिड आकार का है, पिरामिड आकार का। कौन सी शैली से प्रभावित है, बौद्ध शैली से प्रभावित है, कौन सी, बौद्ध शैली से प्रभावित है। एक मरियम उजमानी का महल, मरियम उजमानी का महल है, उजमानी का महल है, ठीक है। उसके पश्चात एक तुर्की सुल्ताना, तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना का महल सबसे सुंदर महल है फतेहपुर सीकरी का, सबसे सुंदर महल, सुंदर महल है। तो इसी कारण पर्सी ब्राउन ने इसे क्या किया, स्थापत्य कला का रत्न बताया है, ठीक है। उसके पश्चात एक इस्लाम खां का मकबरा है, इस्लाम खां का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, जिसमें वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है। कौन सा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखना आपको, इस्लाम खां का मकबरा। उसके पश्चात और चीजें आपको याद रखनी, इस्लाम खां के मकबरे के अलावा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 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 ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें याद रखना है इसमें एक आपको याद रखना है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कौन सी विजय के पश्चात बनाया गया था, तो कौन सी, गुजरात विजय के पश्चात बनाया गया था। इतनी चीजें आपको किस में याद रखनी है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो अकबरकालीन इमारतों में एक तो हुमायूं का मकबरा अपना कंप्लीट, और उसके बाद में फतेहपुर सीकरी। और नंबर 3 पे आता है आगरा का किला। आगरा के किले यमुना नदी पर है। डिजाइन किसने तैयार किया था, कासिम खान ने तैयार किया था। डिजाइन किसने, कासिम। ये वास्तुकार और डिजाइनर इनका नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है डिजाइन किसने तैयार किया था, कासिम खान ने तैयार किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 तो महल है, एक तो कौन सा है, जहांगीर महल अभी, और एक कौन सा है, अकबर महल है, अकबर महल। ये आगरा के लाल किला है, इसे कौन से बोलते हैं, लाल किला, लाल किला। उसके बाद में शाहजहां ने इसके संबंधित सभी इमारतों को क्या करवा दिया था, तोड़वा दिया था।
तो ये आपको याद रखना है, यमुना नदी पर डिजाइन किसने तैयार किया गया था? कासिम खान ने तैयार किया था। 2 महल है, जहांगीर महल और अमर महल, अकबर महल। और इसमें 2 दरवाजे हैं, एक का नाम तो है अमर सिंह दरवाजा और एक का नाम क्या है? दिल्ली दरवाजा। 2 चीजें याद रखनी है। यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, अकबर के समय बनाया गया, डिजाइन किसने तैयार की गई थी? कासिम खान ने। 2 महल बने हुए हैं, एक बार अकबर का महल, एक कौन से? अकबर के बेटे जहांगीर का महल। और 2 ही दरवाजे हैं, एक का नाम है अमर सिंह दरवाजा और एक का नाम क्या है? दिल्ली दरवाजा। ओके। और उसके पश्चात एक लाहौर में भी किला बनाया था, जो अकबरकालीन सबसे बड़ा किला लाहौर में बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। एक शुक्र तालाब याद रख लेना, शुक्र तालाब बनाया था नागौर में। कहां पे? नागौर में बनाया था। क्लियर? उसके पश्चात अगली बात है जहांगीरकालीन इमारत। तो अकबर में क्या क्या पड़ा है? अकबर में एक तो हुमायूं का मकबरा, एक आपको फतेहपुर सीकरी और एक आगरा का किला। ये आपको ध्यान में रखना। फिर है जहांगीरकालीन इमारतों में। जहांगीरकालीन इमारतों में सबसे पहली इमारत है जिसका नाम है अकबर का मकबरा। और अकबर का मकबरा है वो कहां पे है? सिकंदरा आगरा में। कहां पे है? सिकंदरा आगरा में है। गुंबद विहीन इमारत है। इस पर क्या है? गुंबद नहीं है। ये मुगल कालीन पहली इमारत है जिस पर गुंबद विहीन है। ये कितने मंजिल? 5 मंजिला बना हुआ है। इसमें मीनारों का निर्माण, और मुगल काल में सर्वप्रथम मीनारों का निर्माण इसी में किया गया। सर्वप्रथम मीनारों का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो ये अकबर का मकबरा छोटा सा मकबरा है, छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा बातें याद नहीं रखनी है आपको कि अकबर का मकबरा अकबर का मकबरा कहां पे है? सिकंदरा आगरा में। आगरा में किसने बनाया था? जहांगीर। किसने? जहांगीर ने। ऐसा बताते हैं कि शुरुआत तो अकबर स्वयं करके चला गया था, फिर जहांगीर ने इसको क्या किया था? पूरा किया था। सिकंदरा आगरा में है। उसके पश्चात अगली बात याद करते हैं, कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। 5 मंजिल है। गुंबद विहीन है। गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, गुंबद नहीं किया गया है। जैसे हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया, इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। और सर्वप्रथम मुगल काल में इसमें मीनारों का प्रयोग किया गया है। मीनारों का प्रयोग क्या है? सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार जहांगीर कहता है कि 16 रजब चलकर, अकबर के मकबरे के बारे में क्या कहता है कि 16 रजब चलकर हम मकबरे को देखने गए। कि 16 रजब जैसे किलोमीटर कोस होता है, उसी प्रकार 16 रजब चलकर हम मकबरे को देखने गए। हमने मकबरे को देखा, लेकिन देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि हम जैसा मकबरा बनाना चाहते थे वैसा मकबरा नहीं बना। हम ऐसा मकबरा बनाना चाहते थे कि चलता राहगीर देखकर कहे वह दर्शनीय स्थल है। तो ये मकबरा किससे संबंधित? जहांगीर किसकी बात कर रहा है? इसी अकबर के मकबरे की बातें कर रहा है। ठीक है। तो किसके समय बना था? इसी जहांगीर के समय बना था। उसके पश्चात एक इसने अपने ससुर का मकबरा बनाया था, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा मिर्जा गयास बेग जो इसके ससुर थे, नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि थी। उसका मकबरा संगमरमर से बना हुआ है। आगरा में संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा है। पहली बार पितर ड्यूरा का प्रयोग कार्य यहीं पर किया गया। पितर ड्यूरा का प्रयोग कहां पर किया गया है? पहली बार एतमादुद्दौला का मकबरा में किया गया है। यह मुगल कालीन पहली इमारत है जो पूरी संगमरमर से बनी हुई है। संपूर्ण संगमरमर से बनी हुई इमारत कौन सी है? एतमादुद्दौला का मकबरा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार पितर ड्यूरा का प्रयोग किया है। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग, उसके एतमादुद्दौला की उपाधि थी। जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके पश्चात अगला सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम है शाहजहांकालीन इमारत। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? श्रवण काल कहा जाता है। इतिहासकार थे एक जिसका नाम था डॉक्टर असवर्दी लाल ने स्थापत्य कला, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा है? श्रवण काल। क्योंकि जिस प्रकार चित्रकला का विकास जहांगीर के समय हुआ, उसी प्रकार स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास है वो किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय हुआ था। सबसे पहली बात है ताजमहल। अब ताजमहल है, इसने अपनी पत्नी अर्जुन बानो बेगम, और अर्जुन बानो बेगम को क्या कहा जाता है? मुमताज।
14वें बच्चे को जन्म देते हुए बहरानपुर में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने इसकी याद में एक ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है ताजमहल को। ताजमहल है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, साइड में स्वतंत्र मीनारें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें पूछी जाती हैं, तो ठीक है। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। मतलब जो ताजमहल है उसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। नादिर उल असरार की उपाधि दी थी शाहजहां ने उसे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके जो प्रधान मिस्त्री थे वो थे ईसा खान। ईसा खां प्रधान मिस्त्री थे, उनका नाम क्या था? ईसा खां। भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा बोली जाती है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेवेल। हेवेल ने क्या कहा है? भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। और ताजमहल में लगभग पूरा होने में 22 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष में ये पूरा हुआ। सफेद संगमरमर से बनी ही इमारत है। तो ताजमहल में हमें क्या पूछा जाता है? ताजमहल में हमें पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया? मुमताज। और मुमताज एक उपाधि थी, प्रारंभिक नाम था अर्जुंद बानो बेगम। बानो बेगम, ठीक है, मुमताज अर्जुंद बानो बेगम। उसके पश्चात इसके वास्तुकार थे, और वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी और नासिर उल असरार की उपाधि दी थी इसे। असरार की उपाधि दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। प्रधान मिस्त्री और प्रधान मिस्त्री थे ईसा खां। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। भारतीय नारीत्व का साक्षात प्रतिमा है वो किसने बताई थी? हेवेल ने बताई थी। किसने बताई थी? हेवेल ने बताई थी। तो शाहजहां की एक इमारत कौन सी हो गई? ताजमहल। ठीक है, उसके पश्चात एक है आगरा का किला। देखो, आगरा के किले का निर्माण है वो तो अकबर ने करवाया था, लेकिन अकबरकालीन अधिकांश इमारतों को तोड़ दिया। अकबरकालीन अधिकांश इमारतों को किसने तोड़ दिया? कि शाहजहां ने तोड़ दिया। और उसमें एक तो बनाया दीवाने आम। तो ये शाहजहां काल में बनी पहली इमारत थी दीवाने आम। दीवाने आम जो आगरा के किले में बनाया गया, जहां पहली सफेद संगमरमर की बनी इमारत है, जहां पर शाहजहां का तख्ते ताउस मयूर सिंहासन रखा जाता था। फिर है दीवाने खास। ये गुप्त मंत्रणा होती थी, पहले बता चुका हूं मैं ये बातें। तो दीवाने आम, दीवाने खास, इसमें एक बनी हुई है मोती मस्जिद। आपको प्रश्न पूछा जाएगा मोती मस्जिद कौन से किले में है? आगरा के किले में। किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। जहां आरा के समान में, जहां आरा कौन थी? जहां आरा इसकी बेटी थी। जहां आरा के समान में निर्मित पूर्णतः संगमरमर से निर्मित इमारत आगरा के किले में सभी इमारतों में सबसे सुंदर है, जिसका नाम क्या है? मोती मस्जिद। एक मुसमन बुर्ज है, इसी को निखारते हुए अंत में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसी में कैद बना के रखा था औरंगजेब ने, मुसमन बुर्ज में ही कैद बना के रखा था। इस शाह बुर्ज को कहा जाता है। इसमें 6 मंजिला है। गोपनीय आदेश यहीं से जारी होते थे। शाहजहां ने अंतिम दिन इसी बुर्ज में ताजमहल को निहारते हुए इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक है अंगूरी बाग, मच्छी भवन। अब डायरेक्ट ये याद रखने हैं आपको। शीश महल, नगीना मस्जिद, मच्छी मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद है। तो इतनी चीजें और आगरा के किले में इसने शाहजहां ने बनाई थी। दीवाने आम, दीवाने खास है। उसके पश्चात दीवाने खास में के पश्चात है मुसमन बुर्ज भी यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। मुसमन बुर्ज जिसमें ही ये औरंगजेब ने इसे कैद बना के रखा था। मच्छी भवन है, जामा मस्जिद है जो सबसे सुंदर इसकी इमारत है। ये आपको अंगूरी बाग है, महल है, इसी का निर्माण इसी आगरा के किले में करवाया था। तो आगरा के किले का निर्माण तो किसने करवाया था? अकबर ने। और इसके अंदर जो नवीन इमारतों का निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहांकालीन पहली इमारत कौन है? दीवाने आम, जहाँ पे मयूर सिंहासन रखा जाता था। मयूर सिंहासन के बारे में आगे बता दूंगा। उसके बाद में है दिल्ली की इमारतें। शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली में ही भी लाल किले का निर्माण करवाया था। तो आगरा में लाल किला है और कहां पे? दिल्ली में भी लाल किला है। तो 1638 में शाहजहां ने दिल्ली को यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाया और शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। और वहां पे 1638 में पूरे होने पर राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी और नई राजधानी में एक किला बनाया लाल पथवा बंदर से निर्मित, जिसे क्या कहा जाता है? लाल किला कहा जाता है।
तो ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1638 में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया, और दिल्ली को राजधानी बनाया तो वहां पे एक किला बनाया जिसका नाम क्या है, लाल किला। तो लाल किले का, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। देखो ये हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में हुआ। इसमें दीवाने आम और दीवाने खास लाल किले की इमारतें निम्नलिखित है, दीवाने आम और दीवाने खास। देखो दीवाने आम है, उसके बाद दीवाने आम तो वही बात है, दीवाने खास है। और दीवाने आम में मयूर सिंहासन रखा जाता था, मयूर सिंहासन जिस पर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। और मयूर सिंहासन का निर्माण है किस की देखरेख में हुआ था, बेबादल खां की देखरेख में। बेबादल खां याद रख लेना कि जो मयूर सिंहासन है दीवाने आम में रखा जाता था, ये मयूर सिंहासन है। ये मयूर सिंहासन में बेबादल खां के देखरेख में इसका निर्माण पूरा हुआ था। उसके पश्चात 1739 में नादिर शाह इसे लूट के ले गया था, कोहिनूर को हीरो को। उसके बाद में शाह शुजा ने रणजीत सिंह को दिया था कोहिनूर का हीरा, और रणजीत सिंह से दलीप सिंह से बाद में अंग्रेजों के पास, वर्तमान में अंग्रेजों के पास है। सुंदर इमारत है दीवाने खास, चांदी का दीवारों पर अलंकरण किया गया है, सोने और चांदी की पालिश किया गई है। और इसके बारे में जो अमीर खुसरो की पंक्ति है कि सर्वज्ञ यही है, वो दीवाने खास से संबंधित बात है। मोती मस्जिद बनी हुई है, हीरा महल बना हुआ है, नौबत खाना बना हुआ है, और जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनाई थी वो अलग से याद रख लेना, जामा मस्जिद है, ये शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो आपको क्या याद रखना है, हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाने के पश्चात यहाँ पे दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था, जहाँ पे दीवाने आम है, दीवाने खास है। उसके पश्चात हमें याद रखना है मोती महल है, हीरा महल है, नौबत खाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, श्रवण काल कहा जाता है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ये शाहजहां कालीन क्या हो जाती है, इमारतें हो जाती हैं। उसके पश्चात लास्ट है औरंगजेब कालीन इमारतें। और औरंगजेब कालीन इमारतों में एक याद रखना आपको, रुबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा कहा जाता है, बीबी का मकबरा कहा जाता है। रबिया उद दौरानी का मकबरा, और जिसे क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये ताजमहल की फूड नकल है, ताजमहल की फूड नकल है, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इतनी चीजें आपको याद रखना है। औरंगजेब कालीन इमारतें, रबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, औरंगजेब के समय बना हुआ है, दक्षिणी भारत औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। और ताजमहल की क्या है, फूड नकल है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मुगल कालीन स्थापत्य कला हो गई, बाबर, हुमायूं, उसके बाद में शेरशाह सूरी से संबंधित एक बात याद रखनी है, और फिर अकबर, और फिर जहांगीर, और जहांगीर के पश्चात शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। बाबर के समय मस्जिदें, पानीपत की मस्जिद है, संभल की मस्जिद है, आपको याद ना, बाबरी मस्जिद है, एक आराम बाग याद रख रहे हैं। हुमायूं के समय दीनपनाह नगर की स्थापना है। उसके बाद में अकबर के समय की बात करें, शेरशाह सूरी के समय की बात करें, सासाराम बिहार में उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद में हुमायूं के बाद में औरंगजेब है। औरंगजेब के समय एक तो आपको याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने मिर्जा गयास राग की देखरेख में बनाया था, और पहली बार दौरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात फतेहपुर सीकरी को याद रखना आपको, दीवाने आम, दीवाने खास है, पंच महल है, आपको याद रखने हैं ये। उसके बाद बिरबल का महल है, इस्लाम खां का मकबरा है, तुर्की सुल्ताना का महल है, जोधाबाई का महल है जो इसकी सबसे बड़ी इमारत है, याद रख लेना, जोधाबाई का महल है। आगरा का किला है जिसमें 2 महल हैं, अकबर महल और जहांगीर महल, 2 ही गेट हैं, आपको याद रखने हैं। 2 गेट कौन से हैं, एक अमर सिंह गेट और एक कौन सा, दिल्ली दरवाजा, ठीक है। उसके पश्चात एक इसने लाहौर में किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद जहांगीर के समय अकबर के मकबरा है, सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। कहाँ पे, सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। 5 मंजिला इमारत है, कितनी मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, बौद्ध शैली से क्या है, प्रभावित है। उसके बाद में जहांगीर के समय एतमाद-उद-दौला का मकबरा, पूर्ण संगमर से बनी इमारत, पहली इमारत मुगल काल के समय की, पीतल ड्यूरा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके पश्चात अगली बात याद रखनी है जहांगीर से संबंधित, जहांगीर के पश्चात अगली बात याद रखनी है शाहजहां, श्रवण काल स्थापत्य कला का। और एक तो ताजमहल के पश्चात दिल्ली में इमारतें,
दिल्ली के बाद में दिल्ली के लाल किले में इमारतें और आगरा के लाल किले में इमारतें बनी हुई हैं। इतनी चीजें। औरंगजेब में बीबी का मकबरा, रबिया उद दौला का मकबरा। ठीक है, तो अपनी स्थापत्य कला तो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसके पश्चात अपने को मुगलकालीन साहित्य से संबंधित बात रखनी है। किससे संबंधित? मुगलकालीन साहित्य। देखो, मुगलकालीन साहित्य में मुगलों ने साहित्य को संरक्षण दिया। अनेक विद्वान मुगल शासकों के समय रहा करते थे, अनेक शासकों को। जैसे बाबर तो स्वयं खुद ही विद्वान था। बाबर के समय विद्वानों का तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बाबर स्वयं विद्वान था, पढ़ा लिखा इंसान था। और अब बाबर से शुरू करते हैं और औरंगजेब तक करते हैं। तो पहली बात है बाबर। देखो, बाबर में याद रखना आपको, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और जिसका नाम है बाबरनामा, बाबरनामा, जिसे कहा जाता है तजुके बाबरी, तजुके बाबरी। याद रह जाएगी। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा, जिसे क्या कहा जाता है? तजुके बाबरी कहा जाता है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसमें बाबर के बारे में और भारत अभियान के बारे में भी जानकारी मिलती है। इससे संबंधित भारत की जानकारी मिलती है, भारत के पर्यावरण की जानकारी मिलती है। बाबर कहता है कि भारत में आंधी बहुत चलती है, धूल बहुत ज्यादा उड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, लू बहुत ज्यादा चलती है। 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। उसके पश्चात बाबर ने 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शक्तिशाली कृष्णदेव राय और राणा सांगा का उल्लेख करता है। तो बहुत सी चीजों की जानकारी मिलती है। तो ये बाबर की बाबरनामा, तजुके बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसका फारसी में 4 बार अनुवाद हो चुका है। फारसी में कितनी बार? 4 बार अनुवाद हो चुका है। 2 बार तो हुमायूं के समय हुआ था। एक तो जैन खान ने किया था, एक पाइंद खान ने किया था, पाइंदे खान ने किया था। तो जैन खान और पाइंद खान है ने किसका अनुवाद किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था बाबरनामा का। फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। खान खाना ने अनुवाद किया था। एक अबू मीर तुर्बाती ने भी इसका फारसी में अनुवाद किया। तो 4 बार फारसी में अनुवाद हो चुका है। जैन खां, पाइंद खां, अब्दुल रहीम खान खाना और अबू तुर्बाती। और इसका अंग्रेजी अनुवाद है एस बेवरिज ने किया था। एस बेवरिज ने किया था। इतनी चीजें आपको तजुके बाबरी से संबंधित याद रखना है। तजुके बाबरी, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। ठीक है, क्लियर बात। उसके पश्चात इसने दीवान लिखा था, एक दीवान और एक खते बाबरी लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 चीजें हैं बाबर से। बाबरनामा में मैंने पूरी बातें बताई दी है, दीवान और एक खत बाबरी। उसके बाद में हुमायूं के समय साहित्य। देखो, हुमायूं के समय एक तो गुलबंद बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबंद बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। हुमायूं नामा। जोहर अफ्ताबजी इसका नौकर था। जोहर अफ्ताबजी क्या था? नौकर है। और नौकर ने लिखा है ताज किरात उल वाकियात। ताज किरात उल वाकियात नाम की पुस्तक है। ताज किरात उल वाकियात किसने लिखी थी? जोहर अफ्ताब बच्ची ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जोहर अफ्ताब बच्ची ने लिखी थी। एक है खोंद मीर अमीर ने लिखी थी कानून ए हुमायूं ने। देखो, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होंगी ये पुस्तकें। और उसके बाद में मिर्जा हैदर दौलकर ने तारीख ए रशीदी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? तारीख ए रशीदी लिखी थी। ठीक है, तो हुमायूं नामा तो किसने लिखा था? गुलबंद बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। गुलबंद बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। और जोहर अब्ताजी ने कौन सी लिखी थी? तज़किरात उल वाक़ियात। खोंद अमीर ने लिखी थी कानून ए हुमायूनी लिखी थी। मिर्जा हैदर दौलत तारीख रशीदी लिखी थी। तो बाबर हो गया, हुमायूं। उसके पश्चात अकबर के समय कुछ पुस्तकें हैं। एक तो फैजी सर हिंदी ने अकबरनामा लिखा। फैजी सर हिंदी ने कौन सा लिखा था? अकबरनामा। अबुल फजल ने भी अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकंड और एक आईने अकबरी। ठीक है, तो अकबरनामा, तो एक तो अकबरनामा किसका आता है? फैजी सर हिंदी का। एक अबुल फजल का अकबर तो नामा। तो केवल एक तो ये आपको याद रख लेना, अबुल फजल ने कौन सा लिखा था? अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी। ये 2 रख लेना आप। ठीक है, आरिफ गंदानी ने तारीख अकबरी।
आरिफ कंधारी है जिसने कौन सी लिखी थी, तारीख अकबरी। अकबरी अकबर 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 कंधारी कंधारी अकबरी, ठीक है। अब्दुल कादिर बुंदायनी, मुंतक्वाल उत तवारिख। देखो इसमें कुछ बातें याद रखनी है आपको, बंदायूनी से कुछ बातें याद रखनी। एक तो इसकी पुस्तक कौन सी बताई है मैंने, मुंतखवाब उल तवारिख, उल तवारिख, ठीक है। ये अकबर की जो धार्मिक सही सुनता थी, धार्मिक सही सुनता की नीति, धार्मिक सही सुनता की नीति थी, उसका विरोध करता है, विरोध करता है। ये कहता है कि अकबर मुसलमान नहीं रहा, अकबर मुसलमान नहीं रहा। और हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन इसी ने किया है, आंखों देखा वर्णन इसी ने किया है। ये मान सिंह को सेना का नेतृत्व देने के कारण विरोध भी था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको रखना है, कट्टर मुसलमान की तरह था बुंदायूनी। ये ऐसा बताया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी को भी रंगा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का विरोध करता है। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन सी पुस्तक में, मुंतख्वाब उल तवारिख में कौन देता है, बुंदायूनी। तो बुंदायूनी की पुस्तक कौन सी है, एक तो अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा, एक बुंदायूनी की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मुंतख्वाब उल तवारिख, आपको ध्यान में रखना है। आरिफ कंदारी की कौन सी है, तारीख अकबरी। अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी की है तारीख अकबरी, अब्बास खां सरवानी की कौन सी है, तारीख अकबरी। निजामुद्दीन अहमद का है तबाक़त अकबरी और अहमद यादगार की है तारीख शाही। अब ये पुस्तकें एक जैसी सी लग रही हैं, सभी की सभी एक जैसी सी, इनकी कोई ट्रिक तो है नहीं, आपको डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपसे प्रश्न दिया जाएगा फलानी 4 पुस्तक दे देगा और चारों को क्या करवा लेगा, सुमेलित करवा लेगा, या आपको दे देगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना अब्बास खां सरवनी की पुस्तक कौन सी है, तारीख अकबरी, निजामुद्दीन अहमद की तबाक़त अकबरी और अहमद याद की तारीख शाही है। तो ये अकबरकालीन साहित्य से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हो गई। उसके बाद में जहांगीर, जहांगीर में एक तो आपने पढ़ा होगा तजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा, तजुके जहांगीरी, जहांगीरी। देखो प्रारंभिक है कि 16 वर्षों तक का वर्णन है, आरंभिक 16 वर्षों का वर्णन तो खुद जहांगीर ने लिखा है इसमें। फिर इसको पूरा किया मोतमिद खां ने, मोतमिद खां ने, मोतमिद खां है उसने किसको, जहांगीर को, जहांगीरनामा है तजुके जहांगीरी है, इसको क्या किया था, पूरा किया था। कि जहांगीर के प्रारंभिक 16 वर्षों का इतिहास है, इसमें जहांगीर ने इसका वर्णन किया है अपनी आत्मकथा में, जहांगीर तजुके जहांगीरी में। उसके बाद में पूरा किसने किया था, मोतमिद खां ने किया था। मोतमिद खां की एक पुस्तक और है इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसी में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना। तो कुछ ज्यादा बात नहीं है, एक तजुके जहांगीरी आत्मकथा से संबंधित। शाहजहां के समय 2 बादशाह नामा की रचना हुई थी, एक तो मोहम्मद अमीन कजवीनी ने की थी, एक अब्दुल अहमद लाहौरी ने की थी। ये 2 बादशाह नामा की रचनाएं हुई हैं, दोनों किसके समय, शाहजहां के समय मोहम्मद अमीन कजवीनी और अब्दुल हमीद लाहौरी दोनों ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के समय काफी पुस्तकों की रचना हुई थी। एक तो काजिम सिराजी है जिसका नाम है आलमगीर नामा, काजिम सिराजी, सिराजी का कौन सा है, आलमगीर नामा। अकील खां का है वकायत आलमगीरी। भीमसेन, ये महत्वपूर्ण है, दिलखुश पुस्तक है, याद रह जाएगी, ये सरल सी है कि नुक्सा ए दिलखुश, विलखुश नहीं है, ये दिलखुश है, नुक्सा ए दिलखुश। तो दिलखुश, तो दिलखुश कौन कर रहा है, भीमसेन कर रहा है, भीमसेन सक्सेना, ये पुस्तक याद रख लेना। ईश्वरदास नागर की फतवे आलमगीर, एक ये याद रख लेना। सुरजन राय भंडारी की खुलसात उल तवारिख है, खुलसात उल तवारिख है। और काफी खां की मुंतख्वाब उल नवाब है, काफी खां उसके बाद में उत्तर मुगल राज्य का है, उसका वर्णन करते हैं। काफी खां के काफी स्टेटमेंट आते हैं, जैसे जानदार शाह को लंपट मुर्ख के नाम दिया गया, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो काफी खां की मुंतख्वाब उल नवाब है। तो भीमसेन की कौन सी है, नुक्सा ए दिलखुश। इस प्रकार मुगलकालीन साहित्य में कुछ पुस्तकें याद रखनी है, बाबर की पुस्तकें याद रखनी है, बाबर की आत्मकथा है, उसके बाद दीवान संग्रह याद रखना, उसका खते बाबरी याद रखनी है, हुमायूं के समय हुमायूंनामा है, गुलबंद बेगम का आपको याद रखना है, उसके बाद में कानून ए हुमायूं याद रखनी है, अमीर खोंद की याद रखना है उसमें नाम, और उसके पश्चात अकबरनामा याद रखना है आपको,
अकबर नामा मुदायने की मुंद ख्वाब उल तवारीख याद रखनी है, आरिफ गंधारी को याद रखना है। उसके बाद जहांगीर के समय उसकी तजु की जहांगीर याद रखनी है, पूरी मोतमिद खाने की थी, इकबार नामा ये जहांगीरी आपको याद रखना है। उसके बाद में शाहजहाँ का समय दो बादशाह नामा को याद रखना है, लाहौरी से संबंधित है। और उसके पश्चात औरंगजेब के समय नुक्सा दिलखुश है, ये कुछ पुस्तकें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये साहित्य से संबंधित बात हो गई। उसके बाद में है संगीत। देखो संगीत में कुछ चीजें याद रखनी है आपको। देखो संगीत का विकास है अकबर के समय हुआ। संगीत बाबर और हुमायूं को कोई समय नहीं मिला तो संगीत, अब संगीत कब सुनेगा आदमी, फ्री होगा तब सुनेगा। अब बाबर कहीं का फ्री हुआ, 1526 से 30 तक तो लड़ता रहा, समय नहीं था संगीत की सुनने के। उसके पश्चात हुमायूं तो यूं ही भटकता फिरा। अकबर के समय संगीत का काफी विकास हुआ। अबुल फजल के अनुसार इसके दरबार में कितने गायक रहते थे, 36। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय कितने संगीतज्ञ रहते थे, 36 संगीतज्ञ रहते थे। अकबर के काल में प्रमुख संगीतकार कौन थे, तानसेन बताएंगे अभी, बाज बहादुर मालवा का शासक, बेजबख्श, लाल कुलवंत है, गोपाल है, हरिदास है, रामदास है, सुजान है, मियाँ चांद है, मियाँ लाल है, गिजाली है, बेजू बावरा है। अकबर के दरबार में तानसेन बाज बहादुर। तो दो व्यक्तियों का तो मुख्य रूप से और तो याद रहे न रहे। एक तो तानसेन का नाम याद रखना है, ग्वालियर का निवासी था तानसेन, जिसको अकबर ने कंठ भरना वाणी विलास की उपाधि दी थी, कंठ भरना वाणी विलास की उपाधि थी। ऐसा तानसेन को सुनता था तो अकबर मगन हो जाता था। ये व्यक्ति तानसेन कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन। एक बाज बहादुर, दोनों की प्रशंसा अबुल फजल ने भी की है, दोनों की प्रशंसा की है अबुल फजल ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला कौन सा है, तानसेन। तानसेन के अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्नों में से एक था जिसने अकबर के रीवा के राजा रामचंद्र, अकबर ने रीवा का एक राजा था रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी है और उस की रुद्र वीणा वाद्य यंत्र की खोज की और मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंगी, दरबारी कन्हारा जैसे रागों का क्या है, नहीं मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंगी जैसी रागों का भी क्या किया था, इसने आविष्कार किया था। तो आपको याद रखना है तानसेन। तानसेन किसके समय था, अकबर, किसके समय, अकबर के समय था। कहाँ से, रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनसे प्राप्त किया था। कहाँ पे जन्म हुआ था, ग्वालियर में जन्म हुआ था, ग्वालियर में जन्म हुआ था। अकबर ने एक उपाधि दी थी, कंठा भरण वाणी विलास की क्या दी थी, उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात इसने कुछ नई आविष्कारों का आविष्कार किया था, मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी। ठीक है, तो नई आविष्कार है। एक वाद्य यंत्र का भी इसने क्या किया है, आविष्कार किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रुद्र वीणा वाद्य यंत्र है। उसके बाद में जहांगीर। जहांगीर के समय थे एक तो बिलास खां, बिलास खां था तानसेन का दामाद, एक छत्र खां था, एक मक्खू खां था, एक हमजान, खुरमदाद और परवेज। तो ये बिलास खां और छत्र खां दो तो महत्वपूर्ण याद रखने हैं, दोनों से तो प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों से प्रश्न पूछा हुआ। जहांगीर एक गजल गायकार शौकी आनंद खां को आनंद खां की उपाधि दी थी। इसका एक गजल गायकार था शौकी, शौकी को, अब किसको दी थी जहांगीर ने, शौकी को कौन सी उपाधि दी थी, शौकी। शौकी गजल था, गजल सुन के आनंद आ गया, गजल सुन के क्या गया, आनंद आ गया। गजल गाई किसने थी, शौकी ने गाई थी, शौकी ने गजल गाई तो आनंद आ गया, तो इसको उपाधि क्या दे दी, आनंद खां की। ये ध्यान में रख लेना, ऐसे बता रहा हूं। शाहजहां के काल में प्रमुख संगीतकार लाल खां, लाल खां को एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या है, गुण समुद्र की। लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी, गुण समुद्र की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। लाल था, लाल है, और समुद्र का रंग भी ऐसे समुद्र लाल है, तो शाहजहां ने क्या कर दिया, और लाल ही लाल पत्थर की इमारत बनाई, तो कौन सी उपाधि दे दी, लाल खां की उपाधि दी। ऐसे याद रख लेना आप। ठीक है, शौकी वाला जरूर याद रखना, एक आनंद खां की उपाधि दी थी। और तानसेन की कौन सी थी, कंठ भरण वाणी विलास की। और बाज बहादुर किसके समय रहते थे, मालवा के शासक थे, वो भी किसके समय रहते थे, अकबर के। एक चीज और ध्यान में रखना, अकबर को नगाड़ा वाद्य यंत्र का शौक था। नगाड़ा वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाता था, ये आपको ध्यान में रखना। नगाड़ा वाद्य यंत्र, नगाड़ा वाद्य यंत्र किससे संबंधित, अकबर से संबंधित। ठीक है, और औरंगजेब से संबंधित आपको कुछ याद नहीं रखना है। क्यों याद नहीं रख रहा है, कि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर क्या लगा दिया था, पाबंद लगा दिया था। औरंगजेब ने कहा था कि संगीत के वाद्य यंत्रों को इतना नीचे दफना दो,
इतना नीचे दफना दो तो इनकी आवाज है मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। मुगल कालीन चित्रकला, यहां से प्रश्न बहुत ही पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आपको याद रखना है मुगल कालीन चित्रकला। देखो बाबर की आत्मकथा में एक चित्र का नाम मिलता है केवल, और जिसका नाम है बीजात। क्या है? बीजात, जिसे पूर्व का पेप्स कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है, सॉरी पूर्व का राफेल कहा जाता है। राफेल, राफेल पुनर्जागरण कालीन चित्रकार था, पुनर्जागरण कालीन चित्रकार था राफेल, तो पूर्व का राफेल कहा जाता है। बीजात बाबर की आत्मकथा में एक ही व्यक्ति का नाम मिलता है, चित्रकला में अधिक रुचि दर्शाता है। उसके बाद में चित्रकला का विकास या चित्रकला का प्रारंभ शुभारंभ सही ढंग से किसके समय हुआ? हुमायूं के समय। तो बीजात को किसके समय रहता था? बाबर। बै से बाबर, बै से कौन है? बीजात, और तजु के बाबरी में बीजात है, जिसे क्या पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुमायूं के समय फारस से दो चित्रकार, एक का तो नाम था मीर सैयद अल तबरीची और एक का नाम था अब्दू समद। क्या है? दो व्यक्ति हैं, एक का तो नाम है मीर सैयद अली तरबीची और एक अब्दू समद है, जिसको मीर सैयद अली तबरीची को नादिर उल असरार की उपाधि दी थी हुमायूं ने। तो किसको दी थी? मीर सैयद अली तबरीची को क्या दी थी? नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। अब्दू समद को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था श्री कलम। श्री कलम की दो चित्रकार आपको याद रखना है, मीर और एक अब्दू, मीर अब्दू ऐसे याद रखना, मीर अब्दू या सैयद अब्दू, सैयद अब्दू। कौन सी? सैयद अब्दू। नासिर उल असरार और श्री कलम, कौन सी? श्री कलम, श्री कलम की उपाधि दी थी। ठीक है। इसके समय हमजा नामा का चित्रण हुआ। किसका? हमजा नामा का चित्रण हुआ। हमजा नामा में क्या है? मोहम्मद पैगंबर का चचेरा भाई है और उसकी वीरता की प्रशंसा के लिए हमजा नामा का चित्रण किया गया है इसके समय। और किसने किया था हमजा नामा का? अंतिम रूप से ये मीर सैयद अली तबरीची ने किया था। तो हमजा नामा एक है रजमा नामा, रजमा नामा का अकबर में, और हमजा है से हमजा, हमजाई का मतलब हमजा, है से हमजा, है से हुमायूं, है से हमजा, है से हुमायूं। और इसमें दो व्यक्तियों के याद रखने हैं, मीर सैयद और अब्दू समद, मीर सैयद और अब्दू समद। कि हुमायूं को इतना समय नहीं मिला, तो समय नहीं मिला क्योंकि समय नहीं मिला, घूमता फिरा सैयद, तो सैयद तो मीर सैयद याद रखना ना, अब्दू समद। अब क्या हो गया? अब देरी हो गई, अब्दू समद, अब देरी हो गई, समय नहीं मिला तो क्या हो गई? देरी हो गई। तो दोनों के नाम याद रख लेना, कैसे भी याद रख लेना। और बाबर से बै से बाबर, बै से बीजात है। ठीक है। हमजा नामा, हमजा नामा, है से हमजा नामा, है से कौन सा आ जाएगा? हुमायूं। ठीक है। तो ये आपको चावल के दाने में चौगान का खेल, चावल के दाने पर चौगान का खेल का चित्र है, वो किसने बनाया था? मीर सैयद अबू तरबीची ने बनाया था। कि एक चावल का दाना है और चावल के दाना पर चौगान का मैदान बना दिया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब है अकबर। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने चित्रकार रहते थे? 17। संगीतज्ञ के कितने बताए हैं? 36। चित्रकार कितने बताए हैं? 17। ठीक है। पहला कौन है? दसवंत। कौन है? दसवंत। ये पागल हो गया था, आत्महत्या कर ली थी, इसके चित्र रजमानामा में मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दसवंत था एक, तो पहला कौन है? दसवंत है। कौन है? दसवंत है। अकबर दसवंत। ठीक है। फिर कौन है? बसावन। कौन है? बसावन। अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। घोड़े के साथ मजनू का चित्र, एक कसाई घोड़ा है और उस पर भटकते हुए मजनू का चित्र है, वो किसने बनाया था? बसावन ने बनाया था। किसने बनाया था? बसावन ने बनाया था। मजनू का चित्र, मजनू के प्रेमिका क्या गई? बस गई, बस गई। मजनू के प्रेमिका क्या गई? बस गई। तो बस गई तो किसने बनाया? बसावन ने। ठीक है। याद रह जाएगा किसे? मजनू का चित्र। ठीक है। फिर एक है मिस्किन। मिस्किन, इसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देते हैं। तो अबुल फजल के अनुसार कितने? 17। पहला कौन है? दसवंत। उसके बाद में कौन है? बसावन। बसावन का प्रसिद्ध चित्र याद रह जाएगा, एक मिस्किन है। ठीक है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला है वो किससे संबंधित है? जहांगीर से संबंधित। तो 3 पढ़े हैं। बाबर, बाबर से कौन है? बीजात, बाबर से कौन है? बीजात है। और उसके पश्चात हुमायूं से 2 फारस के चित्रकार, मीर सैयद, मीर सैयद के बाद अब्दू समद, मीर सैयद और अब्दू समद। समय नहीं मिला और बाद में कौन सा है? अब्दू समद है। ठीक है। उसके पश्चात नंबर 3 पर अकबर। अकबर के समय में क्या है? दसावन है। दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी बसावन और दसवंत है। दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन। बस गई थी प्रेमिका, तो मजनू का चित्र। चित्रकला का श्रवण काल। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? जहांगीर के। इसने आगा रिजा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। आगरा में आगा रिजा। आगरा में कौन है? आगा रिजा सबसे आगे यही हुआ है, सबसे आगे। तो ये चित्रकला का चित्रकला का निर्माण करवाया है। तो आगा रिजा के खां के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण। प्रमुख चित्रकार कौन से आ जाएंगे? एक तो प्रमुख चित्रकार में एक तो आ जाएगा उस्ताद मंसूर,
जिसे नादिर उल असरार की उपाधि दी थी, नादिर उल असरार की उपाधि दी थी, नादिर उल उस्ताज मंसूर, ये मंसूर याद कर लेना, उस्ताज मंसूर है। किसके समय है उस्ताद मंसूर? उस्ताद। देखो जहांगीर के समय चित्रकला आगा रेजा ने नेतृत्व किया, चित्रकला ऐसे की क्या की, चित्रशाला की निर्माण करवाया। उसके बाद में बड़े बड़े उस्ताद बुलाए, बड़े बड़े क्या मिलाए, उस्ताद बुलाए। तो उस्तादों में कौन सा उस्ताद बुलाया? मंसूर को बनाया गया थे, और मंसूर को बनाया गया तो उसे एक उपाधि दे दी, कौन सी? नादिर उल असरार की। साइबेरियन सारस बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरियन सारस और बंगाल के अनोखा पुष्प का चित्र बनाया था। ठीक है, तो उस्ताद को बुलाया, उस्ताद ने क्या किया, एक तो पुष्प और साइबेरियन साइबेरियन सारस और पुष्प बंगाल का पुष्प, इनका क्या बनाया चित्र। प्रकृति चित्रण में निपुण था। देखो पुष्प का बना रहा है, पुष्प का बना रहा है तो प्रकृति, पुष्प भी किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा। पैसे पुष्प और पैसे प्रकृति, इनके चित्र बनाए थे। किसने बनाए थे? उस्ताद साहब ने बनाए थे। किसने बनाए थे? उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब किस समय थे? उस्ताद को किसने बुलाया? उस्ताद को किसने बुलाया? जहांगीर ने बुलाया। किसने बनाया? जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या करवाया? जहांगीर ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला का आगा रिजा ने करवाया था। फिर कौन है? अबुल हसन। उस्ताद के बाद में एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम क्या था? अबुल हसन। इसने तजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ को चित्रित किया था। मुख्य पृष्ठ को किसको चित्रित किया था? अबुल हसन ने। ये असंख्य गिलोरियों का चित्र बनाया था। असंख्य गिलहरियों का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। गिलहरिया किलकटारी जानते हो क्या? गिलहरियों का चित्र बनाया था। फिर और कौन सी चित्रकार है इसके समय? बिशनदास। इसने फारस के शाह और उसके परिवार का छवि चित्र बनाया था। बिशनदास। किसने? बिशन दास ने किसका? फारस के शाह का चित्र बनाया था। दौलत छवि चित्रण में निपुण था। फारूक बेग, ये भी अच्छा है, बीजापुर के शासक का छवि चित्रण बनाया था। फारूक बेग एक मनोर रहता था, फारूक बेग और एक मनोर रहता था। ये आपके जहांगीर के समय, शाहजहां और औरंगजेब के समय कोई चित्रकला की महत्वपूर्ण बातें नहीं है, ज्यादा विकास नहीं हुआ। जहांगीर के समय को चित्रकला का क्या कहा जाता है? श्रवण काल कहा जाता है। और श्रवण काल कहा जाता है तो आगा रिजा खां के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना की, और चित्रशाला के बाद में उस्ताद साहब को बुलाया, उस्ताद मंसूर ने बुलाया। देखो उस्ताद मंसूर को बुलाया और उसे कौन सी उपाधि दी? नादिर उल असरार की। उस्ताद मंसूर ने क्या? साइबेरिया के सार से और पुष्प का मतलब है पुष्प से पुष्प और पुष्प से प्रकृति का चित्र बनाया। फिर अबुल हसन साहब को बनाया। अबुल हसन ने तजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ को चित्र किया, असंख्य गिलहरियों का चित्र। एक बिशनदास था जिसने फारस के शाह, ये याद रख लेना, बिशनदास कौन है? फारस के शाह के और उसके परिवार का बनाया था। दास का मतलब दास है, संप्रदाय होता है, दास होता है, दास छोड़ देता है, लेकिन ये परिवार को पा रहा है। दास परिवार ऐसे याद रख लेना, दास परिवार को छोड़ नहीं रहा है। तो फारस के शाह के परिवार का क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। फारूक बेग, ये फारूक बेग है किसका? बीजापुर के शासक है। बीजापुर के शासक है, इसका मान लो बेग गुम हो गया तो बेग का क्या बना दिया? फारूक के बेग ने क्या कर दिया? बीजापुर के सुल्तान का क्या बना दिया? चित्र बना दिया, शासक के चित्र बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार अपने मुगलकालीन स्थापत्य कला और स्थापत्य कला के साथ साथ क्या हो गया? अपने संगीत हो गए, और संगीत के पश्चात कौन सी हो गई? चित्रकला हो गई। ठीक है, धन्यवाद। यह मुगलकालीन स्थापत्य कला क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। धन्यवाद मित्रों।